चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग से, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 338 का संबंध होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338 में क्या बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में? संविधान और अन्य कानून जितने भी बनाए गए हैं एसटी एससी वालों के लिए, इनके तहत सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी रखना अनुच्छेद 338 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनके अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जब आया 1990 में, इसके तहत यह अस्तित्व में आया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इन दोनों एक साथ जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, याद रखने वाली बात यह है। सूचना आयोग अधिनियम कब आया? 2005 में। कब आया है? सन 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम आया है। नागरिकों को अनुरोध और जवाब तुरंत देने का अधिकार दिया गया है। लक्ष्य क्या है इस आयोग का? ध्यान से सुनिएगा। नागरिकों को सशक्त बनाना। आप किसी से भी पैसे का चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि सन 2005 में आया है। इसकी धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? केवल केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है, राज्य सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। केवल और केवल लिखा हुआ है, याद रखिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, इन दोनों के द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर उच्च न्यायालय, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, इनमें से तीनों में कोई भी जुर्माना लगा सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो केंद्र भी जुर्माना लगा सकता है और राज्य भी जुर्माना लगा सकता है, लेकिन एक साथ कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। या तो केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा या तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया है? सन 2005 में। याद रखने वाली बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अनुरोध पर जवाब तुरंत देना होगा, चाहे वो कलेक्टर हो, सरपंच हो या सचिव हो, कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, तो किसी भी नागरिक के द्वारा सूचना का आयोग होगा। मान लेते हैं कि कोई सड़क बन रही है ग्राम पंचायत में कोई सड़क बन रही है और नागरिक को लगा कि इसमें 50,000 या 1 लाख का घपला हुआ है, तो आप सचिव के ऊपर आप सूचना का अधिकार के रूप में पेश कर सकते हैं कि आप बताएं कि इस रोड का बिल कहां लगा, कितने का क्या सामान लगा, सभी चीजें आप मांग सकते हैं। इसका प्रमुख रूप से लक्ष्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यों में जवाबदेही नागरिकों की हो जाना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, कुछ इस तरह से प्रमुख इनके लक्ष्य हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं का प्रतिवेदन किसके पास प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के पास। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल 151 के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। ये संसद के प्रत्येक सदन में रखेंगे कौन? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य की बात है तो राज्यपाल करेगा। केंद्र लोक सेवा आयोग होता तो राष्ट्रपति करता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए देख लेते हैं पिछले प्रश्न की ओर। राज्य सेवा आयोग के बारे में थोड़ा एक और। आर्टिकल 315 से लेकर 324 तक राज्य सेवा आयोग की शक्तियों के बारे में बात की गई है, और राज्यपाल की एक शक्ति ही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। वह कौन कौन सी शक्ति दी गई है? नियुक्ति की, बर्खास्तगी की, इन सभी का उल्लेख 315 से लेकर 324 तक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया है? भारत में विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। 18 सितंबर सन 2015, 18 सितंबर सन 2016, 18 दिसंबर सन 2015 या 18 दिसंबर सन 2016।
16। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 सितंबर सन 2015 को विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी, किसके अंतर्गत यह कार्य करता है, किसके अंतर्गत यह काम करता है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना सन 2015 में 1 जून को की गई थी। इसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है? मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 76 क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? इस प्रश्न को हटा दिया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विलोपित कर दिया गया था इस प्रश्न को। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि HP पाटस्कर यह राज्यपाल थे, निरंजन नाथ वांचू राज्यपाल थे, सत्यनारायण सिन्हा यह भी राज्यपाल थे, KC रेड्डी यह भी सभी के सभी राज्यपाल थे। वांचू ने कार्यकाल कब से कब तक किया? 1977 से लेकर 1978 तक। सिन्हा ने कार्यकाल कब तक किया? 1971 से लेकर 1977 तक। रेड्डी ने कार्यकाल कब तक किया? 1965 से लेकर 1966 तक। लेकिन प्रश्न है, इस प्रश्न को तो हटा दिया गया था तो अपन इस पर ज्यादा बात ही नहीं करते, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, क्या है? गोविंद नारायण सिंह यह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे हैं। विधानसभा सदन के नेता नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्रियों के रूप में यह कार्य किए थे। प्रकाश चंद्र शेट्टी यह मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री थे। 1972 से लेकर 1975 तक इन्होंने कार्य किया। गोविंद नारायण सिंह यह कब से कब तक कार्य किए हैं आपको बताना है। यह 5वें फिफ्थ सीएम थे। 1967 से लेकर 1969 तक इन्होंने कार्य किया है। लोक सेवा दल के पार्टी के संस्थापक थे यह। इन्हें क्या कहा जाता है? लोक सेवक दल पार्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है गोविंद नारायण सिंह को। बाबूलाल गौर ने 16वें सीएम के रूप में मध्य प्रदेश में कार्य किया है। यह 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 8 बार दक्षिणी भोपाल से, 2 बार गोविंदपुरा से। आपको सभी चीजें याद रखना है। कैलाश जोशी यह 9वें सीएम थे मध्य प्रदेश के। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे कौन? गोविंद नारायण सिंह। बाकी सब सीएम भी थे और विधानसभा में सदन के नेता भी रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष या फिर यूं कहें प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? कौन रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामकिशोर शुक्ला। यह प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं या उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 79। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, या फिर इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर इस प्रयोजन में उपस्थित ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंध ग्राम पंचायत का पंच। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हैं ग्राम सभा की बैठक में तो कौन अध्यक्षता करेगा? खंड विकास का अधिकारी नहीं करेगा, ग्राम पंचायत का सचिव नहीं करेगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नहीं करेगा, जो भी पंच चुना जाएगा उस बैठक से वही अध्यक्षता करेगा। पंच होते हैं सभी ग्राम पंचायत में, तो किसी एक पंच को चुना जाएगा, वही अध्यक्षता करेगा। किस अधिनियम के अनुसार? ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार। ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच नहीं होते तो बैठकों की अध्यक्षता उप सरपंच करता है, और उप सरपंच भी नहीं होते तो सदस्यों के द्वारा एक पंच को चुना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन जिला पंचायत का स्थायी समिति है? कौन सी समिति जिला पंचायत की स्थायी समिति है? इस कूट का उपयोग करके बताना है। सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, क्या यह तीनों की तीनों स्थायी समिति है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिला पंचायत में प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होता है और प्रत्येक बड़े जिले में एक नगर निगम होता है, और प्रत्येक नगर निगम में एक सामान्य प्रशासन समिति स्थायी रूप से बैठती है।
कृषि समिति एक स्थायी रूप से बैठती है और शिक्षा समिति भी एक स्थायी रूप से अपना स्थान जमा कर बैठती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए